दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं मेरे चैनल पे स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं, तो आज का वीडियो कुछ पर्सनल फाइनेंस को लेकर है। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने सेविंग अकाउंट्स ओपन करने चाहिए, कौन सा पैसा कौन से अकाउंट में मैनेज करना चाहिए, कितने टाइप के अकाउंट्स आपको खोलने चाहिए, एक्चुअल में मेरे पास कितने अकाउंट्स हैं, वो पूरा सिनेरियो मैं आपको यहां पर आज बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में यही सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों जब भी आप सेविंग अकाउंट ओपन कराने जाते हैं, जहां पर आप अपना पैसा सारा का सारा स्टोर करते हैं, तो आपके मन में ख्याल आता है कि मुझे कितने सेविंग अकाउंट खुलाने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने। तो यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर कि सेविंग अकाउंट खाली खुलाने से काम नहीं चलता, क्योंकि इसके डिसएडवांटेज भी बहुत ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। तो डिसएडवांटेजेस पे बात करें उससे पहले हम समझते हैं कि कितने आपको सेविंग अकाउंट खुलाने चाहिए, मेरे पास कितने अकाउंट हैं और आप कैसे उसको मैनेज करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला अकाउंट आपको खुलाना चाहिए वो होता है आपका सैलरी अकाउंट या फिर बिजनेस इनकम आ रही है उससे अकाउंट। एक एग्जांपल लिया मैंने जैसे आईडीबीआई बैंक का, तो यहां पर बेसिकली क्या है कि ये जो इनकम है वो आपकी आ रही है, एक सैलरी अकाउंट हो गया। अब दूसरा अकाउंट आपको क्या खुलाना चाहिए, इमरजेंसी फंड के लिए। यानी कि इमरजेंसी फंड जो भी आपका है वो हम आगे बात करेंगे कि इमरजेंसी फंड कौन सा होता है। तो इमरजेंसी फंड के लिए एक अकाउंट खुलाना चाहिए। लेट्स एग्जांपल हम लेते हैं एसबीआई का हमने अकाउंट खुला लिया। तीसरा हम करते हैं फ्यूचर और हमारे ड्रीम फंड। यहां पर हम आगे डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर और ड्रीम फंड क्या होता है। इसके लिए हमने एक एचडीएफसी बैंक का अकाउंट ले लिया। तो इस तरह से 3 मोटे मोटे अकाउंट आपको खुलाने चाहिए। एक बोनस अकाउंट और बताऊंगा मैं आपको कि मैं बोनस अकाउंट कौन सा ओपन करता हूं, कौन सा मैंने खुला रखा है, क्योंकि आगे आने वाले जो अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे मैंने मेरे भी ओपन कर रखे हैं और मैं इसी तरह से अपने फाइनेंसेस को भी मैनेज करता हूं। तो यहां पर हम जब बात कर रहे थे सेविंग अकाउंट की, तो सबसे पहला हमने बात करी कि सैलरी और बिजनेस इनकम जो भी आ रही है उससे रिलेटेड एक अकाउंट होना चाहिए। तो इसमें आपको कौन सा पैसा रखना है, क्योंकि देखो सैलरी आएगी या बिजनेस से इनकम जो भी आएगी, आप फ्रीलांसिंग करते हैं या आपने खुद का कोई बिजनेस करते हैं जिससे इनकम आपकी आ रही है, तो वो इनकम बेसिकली इस अकाउंट में आएगी जिसको हम आईडीबीआई बैंक कह रहे हैं। तो इस बैंक अकाउंट में आएगी तो वो तो एक साथ आ गई। सपोज करो किसी की 1 लाख होगी, किसी की 50,000 होगी, किसी की 25,000 होगी, किसी की 2 लाख रुपए भी होगी। तो आपकी जब इनकम इसमें आती है तो आपको इसमें कितना पैसा छोड़ना है और किस काम के लिए छोड़ना है। तो पहली बात करते हैं, इसमें आपको जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, बिल्स हैं, हाउस का रेंट है, स्कूल कॉलेज की फीस है, तो इस तरह के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उतना अमाउंट जो आपको लगता है कि यार मेरा मंथ में इतना अमाउंट आता है इन एक्सपेंसेस के लिए, वो अमाउंट आपको यहां पर छोड़ना है। बाकी अमाउंट किन किन जगह डालना है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो दूसरा अकाउंट जो हमने बात करी इमरजेंसी फंड के लिए। अब इमरजेंसी फंड कौन सा हो सकता है, आपको कोई मेडिकल से रिलेटेड इशू हो सकता है, क्योंकि देखो ये चीजें जो है वो बता के नहीं आती, तो इमरजेंसी फंड आपको रखना है। जॉब लॉस हो सकती है। देखो आपने अगर देखा हो तो आपको पता हो कि कोरोना में कितने लोगों की जॉब गई। तो अगर जिनके पास इमरजेंसी फंड नहीं था, साल का 2 साल का, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्या हो गई, सर्वाइव करना मुश्किल हो गया 2-3 महीने बाद। तो आपके पास जॉब लॉस के लिए भी इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर भाई छोट-पोट घर में चीजें लगी रहती है, जैसे अभी मेरे घर में भी मोटर खराब हो गई थी तो उसके लिए भी फंड चाहिए था। तो एसी खराब हो गया, अगर एसी है तो इन चीजों के लिए भी फंड चाहिए। तो होम रिपेयर के लिए फंड होना चाहिए। आपकी कार या बाइक खराब हो गई, उसके रिपेयर के लिए भी कॉस्ट चाहिए। तो ये जो फंड्स हैं बेसिकली ये इमरजेंसी फंड है, ये डेली नहीं होते, ये कभी कभी अगर हो गए। तो इनके लिए क्या करना है, तो मंथली आपको क्या करना है, जो भी आपकी सैलरी आती है या जो भी आपकी बिजनेस की इनकम आती है, तो उसमें से एक फंड निकालना है। आप डिसाइड कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, क्योंकि देखो हर किसी का अलग होता है, बजट अलग होता है, सैलरी अलग होती है, इनकम अलग होती है। तो उसके हिसाब से आपको ये डिसाइड करना है कि आपके एक्सपेंसेस कितने होते हैं, कितना आपको इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। और ये जो फंड है जब आप इसमें डालेंगे तो उसको क्या करना है, आपको एक एफडी बना देना है, क्योंकि आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट तो क्या है, बहुत कम है। सेविंग में अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 3 से 4% के बीच में है। तो आपको करना क्या है, ऑटो स्वीप एफडी बना देनी है। ये एफडी क्या करेगी कि आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा देगी, 5.5 से 6% का इंटरेस्ट या 6.25% तक का इंटरेस्ट आपको मिल सकता है। अलग अलग बैंक में अलग अलग है। तो यहां पर ऑटो स्वीप एफडी से होगा क्या कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप तुरंत इसे ऑटो स्वीप कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली वो जो एफडी है वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा इमरजेंसी फंड में जो पैसा रखना है उसको भी एफडी के रूप में रखना है, लेकिन वो ऑटो स्वीप एफडी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरी, एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल हमने लिया यहां फ्यूचर ड्रीम फंड को लेकर कि आपको इसमें कौन सा फंड डालना है। इसमें आपको फंड डालना है कि भाई आपको घर लेना है, कार लेनी है, वर्ल्ड टूर पे जाना है। वर्ल्ड टूर का मतलब ये नहीं कि पूरे वर्ल्ड का टूर कर लोगे, हाँ 2-4 जगह जाने का आपने प्लान बना रखा होगा अपनी फैमिली को लेकर, तो वर्ल्ड टूर के लिए, चिल्ड्रंस की मैरिज के लिए, एजुकेशन के लिए, उनकी हायर। तो इस तरह का जो भी फंड आपको लगता है वो आपको इस फ्यूचर फंड में रखना चाहिए, क्योंकि देखो 10 साल 15 साल 20 साल बाद जब बच्चों की एजुकेशन, मैरिज इन पे, या 5 साल 10 साल बाद आपको घर के लिए घर खरीदना है, तो उसके लिए जो फंड है, अब इसको भी आप चाहें तो ऑटो स्वीप एफडी लगा सकते हैं, लेकिन जनरली लोग नहीं लगाते हैं इसको। फिर क्या है
कि वो इन्वेस्टमेंट करके और वहां पर करके इस पैसे को बड़ा करते हैं, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। ठीक है, तो ये इमरजेंसी फंड नहीं है, इसलिए आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो फंड है ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट है, बच्चों की एजुकेशन के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे, पैसा जमा करोगे लॉन्ग टर्म पे, तब फायदा होगा। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं यार मुझे तो बिल्कुल सेफ खेलना है और मुझे तो ये फंड अलग रखना है, बल्कि मेरी चॉइस नहीं होती है, फिर भी अगर आपको करना है तो एक बोनस मैं आपको बताता हूं कि आप एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट और बना लीजिए। तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होगा कि जैसे शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ता है। आपको पता है ना कि आप क्रिप्टो करेंसी में करेंगे तो जहां भी करेंगे वहां एक बैंक अकाउंट आपको लिंक करना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं तो वहां एक बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा, शेयर मार्केट में करोगे तो वहां एक बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। तो जो बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा, तो आप सोचते हो कि यार जो मेरा फ्यूचर ड्रीम है वो वाले फंड का बैंक अकाउंट में लिंक ना करूं, तो आप एक अकाउंट और खुला सकते हैं, और इस अकाउंट को खुलाने के बाद आप इनमें इन्वेस्टमेंट तो इस अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, बाकी आप ये ऑटो स्वीप एफडी करा सकते हैं। जनरली मैं क्या करता हूं, मेरे पास है तो ये 4 तरह के अकाउंट, लेकिन कई बार मैं ये पैसा इसमें से भी निकाल लेता हूं। तो मेरे पास जो ये है दोनों को मैं इंटरचेंजेबली यूज करता हूं, थर्ड और जो फोर्थ बोनस मैंने आपको बताया। बाकी मैंने इमरजेंसी फंड के लिए अलग कर रखा है, सैलरी अकाउंट, बिजनेस अकाउंट मेरा अलग आता है। तो मैं जो अपने फाइनेंसेस है वो इसी तरह से मैनेज करता हूं, इनको अलग अलग करके। आपको भी क्या करना है, अब आपको ये 4 अकाउंट, देखो 4 अकाउंट से ऊपर अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए 3 अकाउंट में मैनेज कर लो। जैसा कि मैं कभी कभी इस तीसरे अकाउंट से मैनेज करने की कोशिश करता हूं, चौथे को भी। लेकिन कई बार क्या है कि आजकल क्रिप्टो करेंसीज में और ऐसी ऐसी जगह पे बैंक अकाउंट देना पड़ता है, तो मैं वो चाहता हूं कि वो अकाउंट सेपरेट ही रहे यार। ठीक है, क्योंकि कई को कल को देखो, वैसे तो फ्रॉड होने के चांसेस कम है, इतना रेगुलेटेड मार्केट है क्रिप्टो करेंसी का, तो फिर भी नहीं है रेगुलेटेड, अभी बाकी मार्केट रेगुलेटेड है तो इतना फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर एक्सेप्शनली आपको सेफ रहना है तो आप ये कर सकते हैं। इस 4 तरह के अकाउंट से आप अपने पूरे फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से इसे रख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है अगर आप इससे ज्यादा अकाउंट खुलाते हैं। देखो ये तो एक मिनिमम बेसिक नीड्स ही हो गई कि इतना करना है, तो बेसिकली डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज पहला है कि मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। अब ये 1000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए, या कई कई बैंक में तो 25-25 हजार भी है, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस में बैंक अकाउंट खुलाते हैं। अब इससे डिसएडवांटेज क्या है, आप बोलोगे कोई बात नहीं यार पड़ा रहेगा, लेकिन ये जो 10,000 रुपए, 25,000 रुपए, इस पे आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, 3 से 4%, डिपेंड ऑन बैंक कि कितना वो सेविंग का इंटरेस्ट आपको देते हैं। तो आपको इस पे वो जो मिनिमम बैलेंस है उस पे तो इतना ही अमाउंट मिलेगा। लेकिन अगर यही चीज सोचो कि आप 25,000 की एफडी कर दो तो उस पे आपको 6%, 6.25% तक भी इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। तो सोचिए 3% का तो डबल है वो। तो ये एक डिसएडवांटेज होती है। तो हमेशा क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में, अगर आप सेविंग अकाउंट खुला रहे हैं तो आप ये देखिए कि सबसे कम, क्योंकि कुछ पीएसयू बैंक्स हैं उनका देखिए जैसे एसबीआई का है, रूरल के लिए अलग है, मेट्रो सिटीज के लिए अलग है, तो उनका अलग अलग रेट्स है। तो आप वहां देखिए 1000 रुपए में अगर खुल रहा है, 2000 या 3000 में खुल रहा है मिनिमम बैलेंस पे, तो वहां पर अकाउंट खुलाइए। उससे क्या होगा, आपको कम से कम मिनिमम बैलेंस के अलावा जितना पैसा है वो एफडी करके या किसी और चीज में लगा के आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये तो पहली डिसएडवांटेज हो गई। दूसरी, एटीएम चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, 250 रुपए प्लस जीएसटी, किसी में 110 है, किसी में 180 है, किसी में 250 है। तो ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, ये अलग अलग एटीएम चार्जेस हैं। तो अगर आप 8 अकाउंट 7 अकाउंट रखेंगे तो सब में आपको एटीएम चार्जेस आपको सालाना देने ही पड़ेंगे। अब बात करते हैं तीसरा, एसएमएस चार्जेस, 15 रुपए पर क्वार्टर आपको चार्जेस देने हैं, तो आपका 60 रुपए पर ईयर, तो यही चार्जेस हो गया एसएमएस के। तो ये आप जितने भी अकाउंट खुलाएंगे सब में एसएमएस चार्जेस आपके कटते रहते हैं। पासबुक कभी निकाल के देखिएगा एंट्री करा के, तो उसमें आप देखेंगे एसएमएस चार्जेस कटते रहते हैं। और बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि यार मेरे चार्जेस तो कट रहे हैं, मेरे पास एसएमएस नहीं आता। तो ऐसी स्थिति रहती है। तो ये तो 3 तो देखो मेजर है, बाकी चौथा और पांचवा जो है वो दोनों में हो सकती है। चौथा जो है इजी एक्सेस टू फंड्स। तो आजकल तो इजी एक्सेस तो देखो हर जगह हो गया है। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप चाहे जब उसको निकाल सकते हैं, जैसे ही निकालेंगे 2 दिन में पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, तो उसको भी आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं, इजीली एक्सेसिबल है। तो ये भी इजीली एक्सेसिबल होता है कि जब चाहते हैं आप जाए, डेबिट कार्ड लगाया, डेबिट कार्ड निकाल से तुरंत के तुरंत निकाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में फिर भी 2 दिन लगेगा, इसमें तो वो भी नहीं है, गए एटीएम में कार्ड लगाया और लगा के आपने निकाल लिया पेमेंट, ठीक है, तो पैसा तुरंत निकल जाएगा। पांचवा, तो इसमें क्या है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज हो जाते हैं, बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट चेंज कर देता है, तो तुरंत की तुरंत एप्लीकेबल हो जाता है। 3-4% का जो भी इंटरेस्ट वो दे रहे हैं सेविंग अकाउंट पे, वो आपका एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन अगर आपने एफडी 5 साल की या 1 साल की कर रखी है या 3 साल की कर रखी है, तो आपका उस टाइम तक के लिए वो लॉक इन हो गया है। अगर आप उसको नहीं निकालते हैं तो उतना इंटरेस्ट रेट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बेसिकली कुछ डिसएडवांटेज है सेविंग अकाउंट के। तो हमने देखा अभी तक कि किस तरह से आपको कितने सेविंग अकाउंट खोलने चाहिए, उनको कहां कहां पैसा लगाना चाहिए, अपने पैसे को अपनी सैलरी के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से आप बाइफरगेट कर दीजिए। उतने ही अकाउंट रखिए, उससे ज्यादा अकाउंट है तो प्लीज कोशिश कीजिए उनको बंद करा दीजिए।
अकाउंट कम ही रखिए, 3 रखते हैं तो बेस्ट है। अगर 3 में मैनेज नहीं हो पाता, जैसा मेरा पहले 3 में मैनेज नहीं हो रहा था तो मैंने चौथा अकाउंट खुलाना पड़ा, तो मेरे भी 4 अकाउंट पे मैनेज करता हूं मैं। मेरे बैंक अकाउंट्स डिफरेंट है। यहां पर जो है आपको जो बैंक अच्छा लगता है उसी बैंक के साथ जाइए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको लगा हो कि थोड़ा सा बहुत भी मैंने आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।